दोस्तों, पुरातत्वविद अक्सर नई नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम खोजें महत्वपूर्ण कंक्लूजन देने वाली होती हैं। आज हम आपको हाल ही में हुई ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रॉयस्टन केव। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इंग्लैंड की रॉयस्टन केव नामक ये जगह एक समय में नाइट्स टेम्पलर के लिए हैंग आउट करने की खुफिया जगह हुआ करती थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई सीक्रेट सिविलाइजेशन थी, लेकिन यहाँ से कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज के साक्ष्य जरूर मिले हैं। इस गुफा को 1742 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने खोजा था। उसके बाद से कई बार अवशेषों की तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट ने खंगाला। इस पर रिसर्च करने वाले सभी पुरातत्वविदों का यही मानना है कि ये गुफा पहली बार 13वीं सदी में बनाई गई थी। रहस्य ये है, इस गुफा में बनी एनिग्मेटिक पेंटिंग्स कोई नहीं जानता इन्हें किसने बनाया था। इन पेंटिंग्स में ना सिर्फ नाइट्स टेम्पलर से जुड़े सिंबल्स थे, बल्कि कुछ सिंबल्स पैगनिज्म से भी जुड़े थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दो अलग अलग रिलीजियस कल्चर के लोग अलग अलग समय पर इस जगह को इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लोग कौन थे, इनके बारे में पुरातत्वविदों को कोई जानकारी नहीं है। द सेफ। हमारी लिस्ट का अगला आर्टिफैक्ट अप्रैल 1994 में खोजा गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा, उस समय में ये काफी डेलिकेट स्थिति में था और इसे सही सलामत बाहर निकालना भी एक बड़ा टास्क था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे 2017 में सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। ये लकड़ी की बनी एक अलमारी थी। इसमें लोहे की बनी हुई कई स्पाइक्स भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से अगर कोई भी इसे गलत तरीके से खोलने या छूने की कोशिश करता तो उसका जख्मी होना तय था। इसका प्रयोग जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कीमती चीजों को चोरों से बचाने के लिए किया जाता रहा होगा। ये रोमन एम्पायर के समय की थी और पुरातत्वविदों का कहना है ये जरूर किसी रोमन की रही होगी। इसका स्पेन में मिलना इसे और भी सस्पिशियस बना देता है। जेड बरियल सूट। चाइना का हैन वंश काफी समृद्ध और अमीर सभ्यता थी। इन लोगों ने अपने समाज के मृत लोगों को दफन करने के लिए एक बरियल सूट तैयार किया था। ये बरियल सूट्स बहुत अनोखे थे और मोज़ेक टाइल को यूज करके जेड सूट के बने थे। प्राचीन चीन में जेड सबसे प्रीशियस स्टोन हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कि यह शुद्धता और अखंडता को चिन्हित करता है। 1968 में पुरातत्वविदों ने ऐसे दो सूट्स खोजे। इनमें से एक को 2498 जेड प्लेट्स का यूज करके बनाया गया था। इन प्लेट्स को गोल्ड, सिल्वर आदि मेटल्स के तारों से जोड़कर सूट बनाया जाता था। कई जेड सूट्स की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह कंक्लूजन निकाला कि जिस तरह के तारों का प्रयोग जेड सूट को बनाने में किया जाता था, उससे ही मृतक के स्टेटस के बारे में पता चलता था। जैसे राजाओं के सूट में सोने के तारों का इस्तेमाल होता था, वहीं प्रिंस और प्रिंसेस के सूट चांदी के तारों के बने होते थे। हर्मिट किंग्स लेयर। एक समय में एक निष्कासित एंजेलो सैक्सन राजा के रेफ्यूजी के तौर पर यूज की जाने वाली इंग्लैंड की ट्रेंट नदी के पास स्थित एंकर चर्च के नाम से जानी जाने वाली इस साइट, इस केव हाउस को लगभग 1200 साल पहले इयर्डवुल्फ नाम के राजा के लिए बनाया गया था, जिसे 806 एडी के दौरान अनजान कारणों से निष्कासित कर दिया गया था। 796 एडी में इयर्डवुल्फ ने अपने एंसेस्टर्स की हत्या कर राजगद्दी हासिल की और महज 10 साल बाद ही इयर्डवुल्फ के बेटे ने उसे निष्कासित कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये गुफा सैक्सन आर्किटेक्चर के कुछ उदाहरणों में से एक है। पूरे इंग्लैंड में ऐसे सिर्फ 20 स्ट्रक्चर्स ही पाए गए हैं। 18वीं सदी में इंग्लिश एरिस्टोक्रेट सर रॉबर्ट बर्डेट ने इस जगह को अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए भी इस्तेमाल किया। मिडीवल नुबियन कैथेड्रल। ओल्ड डंगोला में काम कर रही एक पॉलिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की टीम ने सूडान का सबसे पुराना नुबियन चर्च खोज निकाला है। इसे 6वीं सदी के मध्य के समय का माना जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह उस समय की सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी। इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एप्स वॉल्स मिली, जिन्हें बड़े आकार की कलाकृतियों से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े डोम के शेप का एक मकबरा भी मिला है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह किसी आर्क बिशप का बरियल टूम है। इसकी चौड़ाई 26 मीटर है, जबकि लंबाई एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होगी। इस जगह पर 1964 से एक्सकेवेशन कार्य जारी है, पर वैज्ञानिक आज भी इसे बनाने का एग्जैक्ट समय नहीं पता लगा पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में इस जगह से नुबियन कल्चर से जुड़ी कई रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। मेडिटेरेनियन वेल्स। लगभग 200 साल पहले एक प्रसिद्ध ऑथर, नेचुरलिस्ट और फिलोसोफर प्लाइनी द एल्डर ने मेडिटेरेनियन सी में ऑकस के वेल्स का शिकार करने की बात लिखी थी। लेकिन साइंटिस्ट को यह बात अजीब लग रही थी कि मेडिटेरेनियन सी में कोई किलर वेल्स थी ही नहीं। यहाँ तक कि किसी ने भी मेडिटेरेनियन में वेल्स की बहुत कम स्पीशीज ही पाई जाती हैं। इसीलिए अब रिसर्चर्स का मानना है कि प्लाइनी डॉल्फिन्स को वेल समझ रहे होंगे, लेकिन हाल ही में हुई एक खोज से प्लाइनी की बात सही साबित होने लगी है। रिसर्च टीम को यहाँ वेल्स की हड्डियां मिली हैं। इस खोज ने सालों से मानी जा रही थियरी को बदलकर रख दिया है। प्री हिस्टोरिक बीस्ट।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने लाखों साल पुराने एक जीव का अवशेष खोज निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया के पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो लगभग 310 मिलियन वर्ष पहले आज के समय में इलिनॉइस की मेजन क्रीक नामक जगह पर इवॉल्व हुए थे। जोमगैंडर बोल्टी नाम से जाना जाने वाला यह जीव सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा था। इसका शरीर लंबा, लिम्स छोटे और स्कल ब्लंट शेप का होता था। इसके शरीर पर धारियां बनी रहती थी और साइंटिस्ट का मानना था कि ये धारियां डर्ट को रिपेल कर सकती हैं, यानी ये अंडरग्राउंड रहा करते थे और सांपों की तरह रेंगते थे। जे बोल्टी नाम के ये जीव लगभग 251 साल पहले विलुप्त हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले एमनियोट्स थे, यानी ऐसे जीव जो एम्ब्रॉयस और फ्लूइड वाले एग्स प्रोड्यूस करते थे। ये अवशेष इस बात का सबूत है कि धरती पर एनिमल्स वैज्ञानिकों की कल्पना से बहुत अधिक तेजी से डाइवर्स हुए हैं। स्टोलन रोमन फ्रेस्कोस। 1970 में पोम्पई में स्टेबी नाम की जगह पर किसी ने गैर कानूनी रूप से पहली सदी की एक रोमन वॉल फ्रेस्को के 3 टुकड़े चुरा लिए। इन पीसेस में से एक में एक हाथ में ट्रे पकड़कर नाचती हुई औरत का चित्र था, वहीं दूसरी में एक औरत का सिर और तीसरे में बांसुरी बजाते एक चेरुब का चित्र बना था। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पिछले साल इन्हें रिकवर कर लिया गया। गुलियाना नाम के गांव से भी 2012 में ऐसे ही 3 फ्रेस्कोस बरामद हुए थे। इन अवशेषों को एक खुफिया टनल के द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने के लिए रखा गया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने इस रैकेट को इन अवशेष को स्मगल करने से पहले ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद सिविटा गुइलियाना में खुदाई की। यहाँ से कई अन्य अवशेष भी पाए गए, लेकिन ज्यादातर अवशेष चोरी हो गए थे, इसलिए वैज्ञानिक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। वाइकिंग एरा टूम्स। 800 एडी से 1050 एडी तक के समय के लिए रही वाइकिंग एरा टाइम पीरियड के लिहाज से भले ही एक छोटा समय हो, लेकिन इसके बावजूद ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा रहा है और पुरातत्वविदों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। वाइकिंग्स के बारे में आज भी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में स्वीडन के सिग्टुना नामक टाउन में 7 वाइकिंग टूम खोजे गए। ये 900 एडी के समय के हैं और इस टूम में 4 एडल्ट और 4 बच्चों के शरीर के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से 2 बच्चे ट्विन माने जा रहे हैं, शायद इसलिए इन दोनों को एक साथ दफन किया गया। इनकी मौत काफी छोटी उम्र में ही हो गई थी। इसके अलावा पुरातत्वविदों को यहाँ से लेदर की बेल्ट भी मिली है, जिसकी फिटिंग्स लोहे की थी। कुछ वाइकिंग्स के मुंह में चांदी का सिक्का भी मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस क्षेत्र के वाइकिंग्स के बीच ये काफी कॉमन प्रैक्टिस थी। ये वाइकिंग टूम सिग्टुना के सबसे पुराने क्रिश्चियन बरियल्स हैं। एंशिएंट इजिप्शियन वॉरशिप। लगभग 2400 साल पहले हेराक्लियन नाम का ये शहर इजिप्ट का सबसे बड़ा मेडिटेरेनियन पोर्ट हुआ करता था। आज की तारीख में इसके रुइंस अबू क्वेर बे में डूब चुके हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक रॉकेट वॉरशिप मिला जो हेराक्लियन के नष्ट होने के कुछ समय पहले का ही था। एक टूटे हुए मंदिर के नीचे लगभग मिट्टी के 5 मीटर अंदर दबा हुआ मिला यह शिपरेक इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि ये अच्छी स्पीड गेन कर सके। इसकी लंबाई लगभग 25 मीटर थी और इसका हल इसकी चौड़ाई का लगभग 6 गुना था, जिससे ये पता चलता है कि ये क्विकली मूव कर सकता था और इसे कार्गोज या पैसेंजर्स को ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि इस शिप को नाइल नदी में चलाने के लिए बनाया गया था। हेराक्लियन ग्रीक और इजिप्ट के कल्चर का मिक्सचर था और इस शिप में भी इस बात की झलक देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि हेराक्लियन सुनामी और भूकंपों की वजह से नष्ट हुआ था। पॉइन होर्ड। आज के समय में रूस में स्थित फैनेगोरिया नाम का प्राचीन शहर बॉस्पोरन किंगडम के समय में काफी अमीर और समृद्ध शहर था और यही वजह रही कि सदियों तक इस शहर में तमाम लोगों ने इसे लूटने के लिए हमले किए। इस पर हमला करने वालों में हंस, टर्क्स तथा अन्य कई समुदाय शामिल हैं। 6वीं सदी के मध्य में यहाँ पर एक लूट हुई जिसमें यहाँ के किसी व्यक्ति ने अपना सारा खजाना रख कर जला दिया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इसे खोजा और इसमें 80 ब्रॉन्ज कॉइन्स थे। इन सिक्कों में 3री सदी के आखिर और 4थी सदी के शुरुआती बॉस्पोरन राजा के चित्रों को उकेरा गया था। रोमन रोड। हाल ही में हुई एक रोमन रोड की खोज ने पुरातत्वविदों को भी हैरानी में डाल दिया। इस खोज के बाद पुरातत्वविदों का कहना है कि 5th सेंचुरी में हुई इस शहर की ऑफिशियल खोज के काफी पहले ही ये शहर बस चुका था। यानी वेनिस इकगून नाम की जो जगह आज डूब चुकी है, रोमन काल में वहां बसती थी। हालांकि एक्सपर्ट्स को भी यहाँ रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि ट्रेपोर्टी चैनल पर 12 स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। वहीं इनकी लंबाई 53 मीटर के करीब होगी। वहीं स्कूबा डाइवर्स ने 4 अन्य स्ट्रक्चर्स खोजे हैं जो 4 मीटर ऊंचे और 135 मीटर लंबे हैं। यानी शायद अब जलमग्न हो चुके ट्रिपोर्टी चैनल पर एक बसा बसाया सेटलमेंट था जिसे खोजा जाना बाकी है। द गोल्डन हैंड्स। 900 से 1400 एडी के समय में पेरू में चीमू कल्चर काफी समृद्ध था। ये लोग लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे।
लेकिन धीरे धीरे इनसे ज्यादा पावरफुल इनका सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें हराकर इनके स्थानों पर कब्जा कर लिया और लगभग 60 साल बाद ही स्पेन के लोगों ने इनका सिविलाइजेशन पर कब्जा कर लिया। लेकिन चीमू लोग अपने पीछे कई कीमती आर्टिफैक्ट्स छोड़ कर गए थे। इनके समय में राजधानी रहा शहर चांचन कीमती आर्टिफैक्ट्स का गढ़ है। साथ ही यहाँ मेटल के बने भी कई कीमती ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिनमें से एक है ये सोने के बने हाथ। ये गोल्डन हैंड्स प्योर गोल्ड के बने हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। कुछ का कहना है कि इन्हें पवित्र चीजों को छूने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कुछ मानते हैं कि शायद ये ईश्वर के हाथों को रिप्रेजेंट करते थे या फिर इनका इस्तेमाल किसी तरह के रिचुअल में होता था। फिलहाल इनकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सोने का बने होने के कारण इनकी कीमत बहुत है। फिलहाल ये गोल्डन हैंड्स पेरू के म्यूजियम में रखे हुए हैं। ब्लैक डेथ कॉइन्स। इंग्लैंड में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को 2 बहुत ही दुर्लभ और कीमती सिक्के मिले हैं। वैसे तो ट्रेजर हंटर्स अक्सर सिक्के खोजते ही रहते हैं, लेकिन ये सिक्के कुछ खास हैं क्योंकि ये ब्लैक डेथ को दर्शाते हैं। ये सिक्के 14वीं सदी के हैं, जब इंग्लैंड में प्लेग फैल ही रहा था। दोनों ही सिक्कों पर एडवर्ड III का चित्र बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के इसी राजा ने इंग्लैंड में सोने के सिक्कों का चलन शुरू किया था। इसका मतलब इन सिक्कों को आप बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं जैसे आपने पहला छपा हुआ नोट इस्तेमाल किया हो। ये सिक्के मुड़ गए हैं। ये सिक्के 96% प्योर गोल्ड के बने हैं और शुरुआती समय में इनमें से हर एक की कीमत 7 लाख रुपए थी। और आज के समय में इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका ओनर एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार जरूर खरीद सकता है। आपके पास इतने पैसे होते तो आप क्या करते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। 19th सेंचुरी स्वॉर्ड। अपने बैकयार्ड की खुदाई करते समय कैरी नाम की एक औरत को 19वीं सदी की एक तलवार मिली। औरत ने इस तलवार को एक लोकल आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर को दे दिया। उसने बताया कि इस तलवार को शायद एक स्थानीय ब्लैक स्मिथ ने लगभग 150 साल पहले बनाया था। इस तलवार की खोज के बाद उस औरत ने अपने पूरे बैकयार्ड की खुदाई की और उसके बाद जो मिला वो और भी हैरान कर देने वाला था। यहाँ से पत्थर के बने हथियार, एरोहेड्स आदि भी मिले हैं। हम तो ये नहीं जानते कि नीलाम करने पर इन आर्टिफैक्ट्स की कीमत कितनी होगी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कैरी का घर आर्कियोलॉजिकल खजाने का गढ़ था। हालांकि उसने ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स को एक लोकल म्यूजियम को डोनेट कर दिया। कॉन्स्टेंटिन फिंगर। हाल ही में पेरिस में कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट की उंगली खोजी गई है। ये कॉन्स्टेंटिन की रियल फिजिकल फिंगर नहीं थी, बल्कि रोम के कैपिटोलिन म्यूजियम में कॉन्स्टेंटिन का एक स्टैचू रखा हुआ है। इस स्टैचू में कॉन्स्टेंटिन का सिर और एक हाथ है, जिसकी एक उंगली लगभग 500 सालों से गायब है, जिसे हाल ही में पेरिस के एक म्यूजियम में पाया गया। इस स्टैचू का निर्माण 1584 में हुआ था। असल में इस रोमन एंटीक्स कलेक्ट करने वाले एक आदमी ने इस फिंगर को अंगूठा समझ लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये किसका अंगूठा था। उसके बाद 1913 में इसे पेरिस के म्यूजियम को डोनेट कर दिया। 2018 में रिसर्चर ऑरेलिया अजीमा ने इन दोनों के बीच कनेक्शन खोजा और बताया कि ये कॉन्स्टेंटिन की उंगली है, जिसे अब रोम लौटा दिया गया है और स्टैचू से अटैच कर दिया गया है। ये इतिहास की सबसे महंगी फिंगर रही होगी। हब कॉइन्स। ल्यूक मेहोनी नाम के एक ट्रेजर हंटर ने सालों की मेहनत के बाद अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना खोज निकाला। एक लोकल पब के पास ल्यूक को चांदी के लगभग 1000 सिक्के मिले, जिनकी कीमत 75 लाख रुपए होगी। ये सिक्के 15वीं और 16वीं सदी के समय के थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन सिक्कों को किसी लोकल लैंड ओनर ने सिविल वॉर में जंग के लिए जाते वक्त दफन किया होगा और उसका ये खजाना लगभग 400 साल तक जमीन में दफन रहा। इन सिक्कों की कीमत इतनी है कि अगर ल्यूक इनसे मिली कीमत को पब के लैंड ओनर्स के साथ भी शेयर करें तो भी वो काफी अमीर बन जाएंगे। अगर आपको इतना बड़ा खजाना मिले तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रेजर ट्रोव ऑफ इन्यूट आर्ट। हाल ही में एक घर से कई वैल्यूएबल पेंटिंग्स मिली हैं। असल में पुरानी पेंटिंग्स इस घर में रखी हुई थी। जब इस घर के ओनर की मौत के सालों बाद तक ये जगह बंद पड़ी रही, उसके बाद उसकी फैमिली ने इस घर को इसके सामान के साथ बेच दिया और इस घर के नए मालिक ने इन पेंटिंग्स को पहचाना। यहाँ करीब 40 पेंटिंग्स पाई गई, जिसमें 24 ओरिजिनल थी। ये एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी। ये आर्ट वर्क कनाडा के न्यूनावट इलाके का माना जा रहा है। हालांकि ये पेंटिंग्स इतनी पुरानी और ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है। ये वेस्ट बाफिन एस्किमो कॉर्पोरेशन के एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। हर एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है। हाल ही में इसका सबसे पॉपुलर पीस 1.5 करोड़ में बिका। एक्सपर्ट्स भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया से दूर एक आर्टिस्ट ने इनुइट आर्ट में इतनी महारत कैसे हासिल की। बिजार सीनोट स्केलेटन्स। मेक्सिको के सीनोट उन सभी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है जिन्हें स्कूबा डाइविंग करना पसंद है। ये डाइवर्स को ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। पुरातत्वविदों को यहाँ से मनुष्यों के कई कंकाल और स्कल्स मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जगह माया लोगों के द्वारा सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स के लिए प्रयोग की जाती थी। सीनोट्स नाम की ये जगह इसके आसपास रहने वालों के लिए पानी का प्रमुख सोर्स थी।
2014 में 2 क्यूरियस स्कूबा डाइवर्स ने इन्हें खोजा। हालांकि इस खोज ने जितने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, उससे कहीं अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। इन कंकालों के साथ ज्यादा किसी आर्टिफैक्ट्स ना मिलने की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जगह बलि देने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता कि ये लोग उच्च समुदाय के लोग थे या किसी आम तबके के। कुल मिलाकर ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। द सैन होजे गैलियन। 1708 में कार्टागेना के तट पर खजाने से भरा एक बड़ा शिप स्पेन की ओर लौटते समय एक दुर्घटना में फंस गया। असल में द सैन होजे गैलियन पर ब्रिटिश फोर्सेस ने खजाने को लूटने के लिए हमला किया था। ब्रिटिश ने 3 बार गैलियन को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे और आखिरकार ये जलकर नष्ट हो गया। जब ये शिप नष्ट हुआ तब उसमें 600 लोग सवार थे। इसके साथ साथ इसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना, चांदी और जवाहरात थे। उसके बाद ये सदियों तक समुद्र की तली पर रहा। 2015 में कोलंबिया की सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने सैन होजे को ढूंढ लिया। 4 मीटर लंबा ये वेसल समुद्र तल से 6 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि ओरिजिनल सैल्वेज कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने इस शिप को 1980 के दौरान खोजा था। जबकि स्पेन का कहना था इस शिप को भले ही किसी ने भी खोजा हो, लेकिन चूंकि ये शिप स्पेन का था तो इस अवशेष पर भी उसी का अधिकार होगा। इसी बहस के चलते अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला गया है और लुटेरों से बचाने के लिए इसकी लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है। अंडर वाटर सिटी ऑफ शीचैंग। शीचैंग को पूर्व का एटलांटिस भी कहा जाता है। ये इंपीरियल चाइना की बेहद रोचक और रहस्यमय साइट है। इस शहर की सबसे कमाल की बात यह है कि यह आज भी बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है। जीजियांग प्रांत के कियांडियो लेक के अंदर स्थित यह शहर लगभग 40 मीटर गहराई में स्थित है। इसका आर्किटेक्चर मिंग और क्विंग वंश के समय के स्टोन आर्किटेक्चर से मेल खाता है। चीन में इन वंशों का शासनकाल 1368 से 1912 तक का था। जलमग्न हो चुका यह शहर इतना मैजेस्टिक है कि इसके अंडर वाटर कॉम्प्लेक्स को मैंडरिन का लायन सिटी भी कहा जाता है। 1959 में इसे एक डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने के लिए जानबूझकर जलमग्न कर दिया गया। उस समय इस शहर में लगभग 300,000 लोग रहा करते थे, जिन्हें इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के निर्माण की वजह से विस्थापित होना पड़ा। कुछ फैमिलीज तो सैकड़ों सालों से यहाँ रहा करती थी, लेकिन उनके पास इस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थथी। 2001 में एक एक्सपेडिशन के दौरान इसे फिर से खोजा गया। अंडर वाटर फोटोग्राफ से पता चला है कि इस शहर में 5 एंट्रेंस गेट्स थे। स्ट्रीट्स में 265 के करीब आर्कवेज थे। सुरक्षा के उद्देश्य से अभी इस जगह को लोकल विजिटर्स के लिए बंद रखा गया है। एटलेट याम स्केलेटन्स। एटलेट याम नाम का यह सेटलमेंट दशकों से रिसर्चर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह समुद्र तल से 10 से 12 मीटर की गहराई में स्थित है। इसे सबसे पहले इहूड गलीली नाम के एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने 1984 में खोजा था और उसके बाद से यहाँ पर खोज कार्य लगातार जारी है, जिसमें कई रोचक और आकर्षक चीजें सामने आई हैं। ये अवशेष 7000 BC के समय के हैं और रेत की वजह से परफेक्टली प्रिजर्व थे। इसके अंदर एक्सकेवेटर्स को कुल 17 साइट्स मिली हैं, जिनमें से 13 नियोलिथिक साइट्स हैं। यहाँ पर 7 मेगालिथ स्टोन्स एक सेमी सर्कल के शेप में अरेंज्ड हैं। इनमें से हर एक स्टोन का वेट लगभग 600 किलोग्राम होगा। इनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन्हें किसी वाटर रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बहुत से स्टोन्स, फ्लिंट्स, वुड आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स अच्छी तरह संरक्षित हैं। ऐसा माना जाता है कि 8500 साल पहले एक सुनामी की वजह से ये शहर जलमग्न हो गया, लेकिन मेगालिथिक स्टोन्स के सीधे खड़े होने की वजह से कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। उनका मानना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ये शहर जलमग्न हुआ और इस शानदार शहर के अंत की कहानी पुरातत्वविदों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। फैनागोरिया। 543 BC में प्राचीन ग्रीक लोगों द्वारा एशिया माइनर, जो कि आज के समय का टर्की, उसमें युद्ध के समय खोजा गया शहर फैनागोरिया तमेजुला, जो कि आज के समय का रूस का कोस्टल सेटलमेंट है। 190 के एकड़ के क्षेत्र में फैला यह शहर ब्लैक सी पर स्थित सबसे इन्फ्लुएंशियल सेटलमेंट था। फैनागोरिया में कई बार हमले किए गए, लेकिन रोमन एम्पायर के प्रति इनकी ईमानदारी और समर्पण की वजह से हर बार इसके दुश्मनों को इसे जीत पाना मुश्किल रहा। पर आखिर में 4वीं सदी में हंस ने इस पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया। 10वीं सदी तक फैनागोरिया ने फिर से उभरने का प्रयास किया और उसके बाद इसके अवशेषों पर नया शहर बस गया। 16वीं सदी में इस शहर का 1/3 हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ खोज लिया गया। इसके अवशेषों को पानी से बाहर लाने और उन पर रिसर्च का काम अभी भी चल रहा है। पोर्ट रॉयल। एक समय पर मोस्ट विकेड एंड सिन सिटी के नाम से जाने वाले शहर पोर्ट रॉयल को जमैका के दक्षिण पूर्वी कोस्ट पर खोज लिया गया। 17वीं सदी के आखिर में यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरोपियन शहर बन चुका था। आज के समय का लास वेगस पोर्ट रॉयल की तुलना में कुछ भी नहीं है। शराब वेश्यावृत्ति वाले इस शहर का एकमात्र कंट्रोल हेनरी मॉर्गन के हाथ में था, जो 1665 में इस शहर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। लेकिन पापों के इस शहर के दिन बहुत कम थे।
7 जून 1692 को 7.5 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया और रेत पर बसा ये शहर कैरिबियन सी में डूब गया। भूकंप के बाद आई सुनामी ने बचे हुए हिस्से को भी नष्ट किया। कुल मिलाकर 33 एकड़ का हिस्सा नष्ट हो गया। इस आपदा में 2000 लोगों की मौत हुई। शायद ईश्वर ने इस शहर को उसके बुरे कर्मों की सजा दी थी। बैंगल ऑफ शिवाजी। रायगढ़ फोर्ट पर काम करने वाले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कुछ बहुत ही रोचक खोज निकाला। मार्च 2021 में हुई ये डिस्कवरी असल में एक 300 साल पुराना सोने का कंगन है और अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सही है तो ये भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। 1674 में इसे चंद्र रोगी मूर से सीज करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के इस किले को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद लगभग 10 सालों तक शिवाजी ने इस किले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें कई निर्माण कार्य किए, लेकिन वो सभी असफल रहे। 1689 में इस किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। वैसे तो इस किले के आसपास 18 गांव थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि ये कंगन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था या नहीं, लेकिन इसका डिजाइन उनके द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों से काफी मेल खाता है। यूनिक आर्टिफैक्ट फ्रॉम इस्तांबुल। 2004 से इस्तांबुल में चल रहे मार्मराई प्रोजेक्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी अधिक आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए हैं और इन खोजों से क्षेत्र के इतिहास के बारे में कई रोचक बातें सामने आई हैं। और इन सभी खोजों में सबसे शानदार और रोचक खोज है थियोडोसियस के किले की ये खोज, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के समय में स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से चर्च और वाटर पाइपलाइंस के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिले सेरेमिक्स और पॉटरी के अवशेषों की तो गिनती ही नहीं है। मार्मराई प्रोजेक्ट का असल उद्देश्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग बनाने का था, लेकिन अब सरकार का पहला उद्देश्य ये सभी आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करना है और कोई नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है, जिसमें सबसे रीसेंट डिस्कवरी है 36 जहाजों के अवशेष। कमाल की बात यह है कि शिप्स में आज भी उनकी सेल अटैच्ड है। ये सभी अवशेष 5th से 11th सेंचुरी के बीच के हैं। ओल्डेस्ट सॉल्ट मेकिंग फैसिलिटी। नमक का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले नमक का निर्माण कब और कहां शुरू हुआ? खैर, बाकी दुनिया के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मार्च 2021 में पुरातत्वविदों ने यॉर्कशायर इंग्लैंड में एक 6000 साल पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री ढूंढ ली है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये नियोलिथिक एरा के शुरुआती समय की फैक्ट्री है। इसके अलावा इस साइट से पुरातत्वविदों को स्टोन, फ्लिंट और सेरेमिक भी मिले हैं। इन आर्टिफैक्ट्स का डिजाइन फ्रांस में मिले उसी समय के आर्टिफैक्ट्स जैसा ही है। ये बात सालों से चली आ रही इस मान्यता की पुष्टि करती है कि यॉर्कशायर में रहने वाले नियोलिथिक लोग फ्रांस से आए थे। पैरेट इन साउथ अमेरिका। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस मृत तोते के अवशेष ने साउथ अमेरिका के ट्रेड इतिहास से जुड़े कई रहस्य खोल दिए हैं। ये ममीफाइड पैरेट को हाल ही में एटाकामा डेजर्ट में खोजा गया। ये साउथ अमेरिका के सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क का सबूत है। ये तोता 12वीं शताब्दी के समय का है। उस समय यहाँ के लोग पक्षियों को काफी पसंद किया करते थे और मरने के बाद रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए पक्षियों को साथ में दफन भी किया जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि एटाकामा डेजर्ट में कभी पैरेट्स पाए ही नहीं जाते थे। इसका मतलब है कोई इसे लामा कैरावैन के माध्यम से लाया होगा और पूरे रास्ते इसे जीवित भी रखा होगा। लेकिन उस समय ये इतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। ओल्डेस्ट मोनास्टिक साइट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की खोजें हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों को आकर्षित करती आई हैं। हाल ही में यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी मोनास्टिक साइट खोजी गई। इसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में लगभग 3 साल का समय लगा। ये धार्मिक बिल्डिंग 6 सेगमेंट्स में बनी हुई है, जिसमें से हर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये इमारतें मिट्टी और बेसाल्ट की बनी होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्डिंग 4th सेंचुरी में बनवाई गई थी। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान है कि ये बिल्डिंग नजदीक की रोमन साइट से कई मील दूर मिली है। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले मॉन्क लोगों ने बाकी दुनिया से अलग होकर रहने के लिए इस जगह को बनाया होगा। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसे इसकी दीवारों पर बनी ग्राफिटी से पहचान पाए और उनका कहना था कि इन बिल्डिंग्स को 6th सेंचुरी तक यूज किया जाता रहा था। 1st सेंचुरी ऑयल लैंप। हाल ही में 1ली शताब्दी का एक ऑयल लैंप खोजा गया। ये लैंप सिसिली में मार्च 2021 में पाया गया। ये लैंप न सिर्फ बुरी तरह डैमेज था, बल्कि इसके कई हिस्से भी गायब थे। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये आर्टिफैक्ट कितना पुराना होगा। लेकिन इसी तरह के डिजाइन के आर्टिफैक्ट्स पोम्पई में भी पाए गए हैं और पोम्पई में पाए गए इन्हीं आर्टिफैक्ट्स की वजह से ही साइंटिस्ट इस आर्टिफैक्ट की डेट बता पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये रोमन काल के किसी अमीर व्यक्ति का रहा होगा और वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान हैं कि इतने साल पहले भी कुछ लोग कला में इतनी बेहतर परख और शौक रखते थे। 7 मिलियन ईयर ओल्ड ट्रीज।
2007 से पुरातत्वविद हंगरी की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर काम कर रहे थे। ये साइट पहले से ही चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर 70 लाख वर्ष पुराना एक पेड़ पाया गया था। लेकिन फरवरी 2021 में यहाँ से जो मिला उसने सभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। ये सोने से बने कोन्स और हूप्स लगभग 6000 साल पुराने यानी कॉपर एज के समय के थे। ये आर्टिफैक्ट्स बोड्रोग्रेस कल्चर के समय के थे। ये लोग कार्पथियन बेसिन एरिया में रहने वाले पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड ज्वेलरी बनाना और पहनना शुरू किया था। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 3 मकबरों से मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों टूम्ब औरतों के ही थे। इसके साथ ही एक आदमी की भी कब्र मिली है जिसे स्टोन ब्लेड, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी और कॉपर पिन के साथ दफन किया गया था। इसके अलावा यहाँ से महिला की एक कब्र भी मिली है जिसके सिर पर मुकुट था, यानी वो जरूर शासिका रही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि उस समय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती थी। क्रिश्चियन कार्विंग्स इन यूएसए। जब ब्रिटिश लोग अमेरिका आए तो वो न सिर्फ अपने औजार और हथियार बल्कि संस्कृति और कल्चर भी लेकर आए और इसका सबूत मिला 2016 में, जब मोना के रिमोट कैरिबियन आइलैंड की गुफाओं में आर्कियोलॉजिस्ट को 16वीं सदी के कुछ क्रिश्चियन सिंबल्स मिले हैं। जिस गुफा में ये अवशेष पाए गए हैं वो लगभग आधा मील लंबी है और इसके अंदर करीब 150 इंडिजीनियस मार्किंग पाई गई हैं। इसमें क्रिश्चियन क्रॉसेस और फ्रेजेस भी पाए गए हैं। ये फ्रेजेस लैटिन और स्पेनिश भाषा में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिंबल्स अर्ली यूरोपियन एवेंजलिस्ट से रिलेटेड थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये मार्किंग्स इस इलाके में रहने वाले उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो रहे थे। इस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन दर्शाने वाला ये महत्वपूर्ण अवशेष था। पीबल्स होवार्ड। कुछ मित्रों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से स्कॉटलैंड में जमीन से लगभग 600 सेंटीमीटर नीचे ब्रॉन्ज का एक ऑब्जेक्ट खोज निकाला, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जमीन से बाहर निकालने के बाद भी मेटल डिटेक्टर बीप करता रहा। अब ये लोग समझ गए थे कि यहाँ कोई बड़ा खजाना छिपा है और इसीलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इन्फॉर्म किया। करीब 1 महीने चले एक्सकेवेशन कार्य के बाद यहाँ अवशेषों का एक ढेर मिला जिसे पीबल्स होवार्ड नाम दिया गया। ये अवशेष स्कॉटलैंड में खोजे गए सबसे बहुमूल्य आर्टिफैक्ट हैं। यहाँ से एक तलवार, एक शील्ड भी शामिल है। ये सभी आर्टिफैक्ट्स लगभग 3000 साल पुराने हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि इन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ किसने छोड़ा। इसे नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर कर दिया गया है और इसकी कीमत कई करोड़ रुपए होगी। शिपरेक कॉइन्स। फ्लोरिडा में ट्रेजर हंटर्स के एक समूह को जो मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। समुद्र में अंदर एक शिपरेक से कई दुर्लभ सिक्के मिले हैं। ये शिप 1715 में समुद्र में डूब गया था। ट्रेजर हंटर्स को 22 चांदी के सिक्के मिले हैं। इनकी एस्टिमेटेड कीमत 45,000 रुपए के करीब है। हालांकि ये सिक्के खोजने के लिए हंटर्स को समुद्र के अंदर नहीं जाना पड़ा। एक तेज तूफान के बाद ये सिक्के समुद्र तट पर आ गए थे और इन ट्रेजर हंटर्स ने इन्हें वहीं से खोजा। इससे पहले भी समुद्र तट से तूफान के बाद कई आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कई शिप्स क्यूबा से सामान लेकर स्पेन आ रहे थे, तब हादसे में ये सभी शिप्स डूब गए। हालांकि इन सभी में बस एक शिप संरक्षित था, बाकी सभी नष्ट हो चुके थे। कॉस्मिक पर्ल्स। फ्लोरिडा के एक बीच में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। एक बीच पर इन्हें कॉस्मिक पर्ल्स का एक कलेक्शन मिला। ये पर्ल्स काफी छोटे थे। इनके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये नमक के दाने से भी छोटे थे। जब भी स्पेस का कोई ऑब्जेक्ट विस्फोट होकर जमीन पर आ गिरता है तो उसके पिघले हुए लावा से ये पर्ल्स बनते हैं। सालों तक इसकी स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने बताया कि इनमें आउटर स्पेस में पाए जाने वाले कई तरह के मेटल्स भी थे। इस बीच से ऐसे 83 पर्ल्स खोजे गए थे। हालांकि ये पर्ल्स बीच पर कब और कैसे आए अभी तो ये कोई भी नहीं जानता और ना ही अभी किसी को इनकी कीमत का अंदाजा है। लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य में बाहरी दुनिया के ये 83 पर्ल्स बहुत कीमती होने वाले हैं। माया गोल्ड ऑर्ब्स। टियोटिहुआकन नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट में पिरामिड्स के नीचे दर्जनों में गोल्डन ऑर्ब्स देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए थे। यह मंदिर मेक्सिको के प्राचीन शहर एज़टेक में स्थित है। इस मंदिर के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी और उसी के रहस्य को सुलझाने के लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रोबोट को इस टनल में भेजा तो करीब 76 मीटर की गहराई में दर्जनों गोल्डन ऑर्ब्स दिखे, जो असल में क्ले से बनी हुई कलर्ड बॉल्स थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ऐसा कुछ इतिहास में पहले कभी नहीं खोजा गया। असल में ये मिट्टी की बनी हुई बॉल्स थी जिनमें ऊपर से सोने की परत चढ़ाई गई थी। आप इनकी तुलना हैरी पॉटर फिल्म की जायंट गोल्डन स्निचेस से कर सकते हैं, पर वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये बॉल्स क्यों इस्तेमाल की जाती थी। सीनोट एंजेलिटा। मेक्सिको के ट्यूलम के दक्षिण में महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीनोट एंजेलिटा उन स्कूबा डाइवर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है जिन्हें इतिहास के पन्नों के नए नए रहस्य पलटना पसंद है। यहाँ पर कई सिंक होल्स और केव्स हैं। असल में सालों पहले यह जगह माया लोगों की वर्शिप प्लेस थी, लेकिन आज लगभग 61 मीटर गहराई में फैली इस जगह पर जाना वाकई बहादुरी का काम है, क्योंकि यह जगह वास्तव में किसी घने जंगल से कम नहीं।
ये जगह आपको ऐसे नजारे दिखा देगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। शायद सुनकर आप विश्वास न करें, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर एक अंडर वाटर रिवर है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सीनोट के निर्माण से ही हुई। जब लाइमस्टोन बेडरॉक कोलैप्स हुआ तो समुद्र में डूबकर ये एक पिट बन गया, जो कि किसी रेजर्वायर जैसा बन गया, और ये रेजर्वायर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर से भरा हुआ था। पानी के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पौधे आदि के डिकम्पोज होने से हेलोसेलिन की एक लेयर बन गई। इसे आप किसी बादल जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये बादल हाइड्रोजन सल्फाइड का बना हुआ था, जो इस फ्रेश वाटर को समुद्र के सॉल्ट वाटर से अलग रखती है। सुनने में ये आपको किसी जादुई नदी जैसा लगा होगा, पर असल में ऐसा साइंटिफिक फिनोमिनन की वजह से होता है। तो समुद्र के अंदर डूबी इस नदी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पावलो पेट्री 3rd मिलेनियम बीसी से 1100 बीसी के बीच बसा लगभग 5000 वर्ष पुराना एक शहर था। यह ग्रीस का सबसे पुराना जलमग्न शहर है। यह दुनिया की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है। ओशिनोग्राफर निकोलस फ्लेमिंग ने 1967 में इस शहर को खोजा था। उसके बाद निकोलस ने अपने कुछ मित्रों और पुरातत्वविदों के साथ दोबारा साइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उन्होंने पानी के अंदर जाकर इस शहर का नक्शा बनाया, जिसमें बिल्डिंग, सड़कें आदि थे। इसके बाद अन्य खोजों के दौरान इस साइट से 1000 से भी अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का कहना है ये शहर अपने समय में व्यापार का केंद्र रहा होगा। भूकंप के कारण इसका विध्वंस हुआ और फिर यह जलमग्न हो गया। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।